दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि बिहार चुनाव को लेकर है, जिसमें आपको बता दें एग्जिट पोल के हिसाब से बिहार चुनाव में तेजस्वी की आंधी, काम आई उनकी ये रणनीति। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन अंतिम परिणामों से पहले बिहार का मूड मीडिया के एग्जिट पोल से सामने आ चुका है। आपको बता दें नीतीश कुमार के साथ निश्चय के बावजूद बिहार की जनता ने इस बार सरकार बदलने का निश्चय दिखाया है। साफ है कि इस बार चुनाव में तेजस्वी का जादू ऐसा चला कि अब वे बिहार के बिग बॉस बनते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को चुनाव में 139 से 161 सीटों पर जीत मिल सकती है। आपको बता दें जबकि एनडीए सिर्फ 69 से 91 सीटों पर सिमटती ही नजर आ रही है और वहीं एलजेपी को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि एग्जिट पोल के हिसाब से बिहार में किसकी सरकार बन सकती है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि सरकार ने इस वजह से रद्द कर दिए 44 लाख राशन कार्ड। डिजिटलीकरण अभियान की मदद से हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। जी आपको बता दें कि सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 43,90,000 फर्जी और अवैध राशन कार्ड को रद्द कर दिया है। सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है ताकि योग्य लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला अनाज वितरित किया जा सके। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि डुप्लीकेट कार्ड को चिन्हित करना जरूरी है। साल 2013 से पहले बड़ी संख्या में फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड थे। बीते 7 साल में सरकार ने इस सिस्टम में धोखाधड़ी रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है। आपको बता दें अधिकारी ने बताया कि राशन कार्डों के डिजिटलीकरण अभियान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शी बनाने और दक्षता में सुधार लाने में मदद की है। उन्होंने कहा अयोग्य राशन कार्डों को हटाते समय हम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परिभाषित कवरेज के भीतर नए लाभार्थियों को जोड़ते रहते हैं। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें जो कि यूएस इलेक्शन रिजल्ट को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि बाइडेन ने दर्ज की शानदार जीत, बनेंगे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। पीएम मोदी ने भी दी है उनको बधाई। जी हां आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया में जीत दर्ज कर ली है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बड़ी जीत के साथ ही बाइडेन ने 289 इलेक्टोरल मतों के साथ ट्रंप को करारी शिकस्त दी है। इस चुनावी लड़ाई में ट्रंप महज 214 मतों पर ही अटक गए हैं। अब बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। इस घटनाक्रम के साथ ही बाइडेन की ट्रांजिशन टीम सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया के कारण में जुट गई है। हालांकि कई राज्यों में चौथे दिन भी मतगणना का काम जारी है। इससे साफ जाहिर है कि बाइडेन की जीत और बड़ी होने वाली है। जो बाइडेन की जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। मोदी ने उनके साथ काम करने और भारत अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने की बात भी कही है। उन्होंने राष्ट्रपति बनने वाले बाइडेन के साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को भी बधाई दी है। पीएम ने कहा कि आपको इस शानदार जीत के लिए बधाई। बतौर उपराष्ट्रपति आपने भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जो काम किया था वह बहुत ही महत्वपूर्ण व मूल्यवान रहा है। मैं आपके साथ मिलकर भारत अमेरिका के रिश्तों को नए मुकाम पर ले जाने की उम्मीद करता हूं। और वहीं आपको अगली खबर बता दें जिसमें भारतीय मूल की कमला हैरिस ने रचा इतिहास। उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली हैं पहली महिला। जी हम बात करें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से पर्दा उठ गया है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति होंगी। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने कई मामलों पर अमेरिका में इतिहास रच दिया है। वो पहली ऐसी महिला है जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर पहुंची है। हैरिस पहली अश्वेत महिला है जो उपराष्ट्रपति बन रही है और ये पहली बार ही होगा कि भारतीय मूल से जुड़ी कोई महिला अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद वाला पदभार संभालेंगी। अमेरिकी चुनाव परिणामों से पर्दा उठने के बाद कमला हैरिस ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्विटर पर अपने बायो भी बदल दिए हैं जिस पर खुद को उन्होंने अमेरिका का उपराष्ट्रपति लिख दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये चुनाव जो बिडेन और मेरे लिए बहुत अधिक मायने हैं। यह अमेरिका की आत्मा और इसके लिए लड़ने की हमारी इच्छा के बारे में है। हमारे आगे बहुत काम है। आपको बता दें
उन्होंने कहा कि सन 1964 में ऑकलैंड में कमला हैरिस का जन्म हुआ था। इनकी मां का नाम श्यामला गोपालन और पिता का नाम डोनाल्ड हैरिस थे। इनके पिता स्तन कैंसर वैज्ञानिक जो कि जमैकाई मूल के थे। हैरिस ने 1998 में ब्राउन यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा पूरी की है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हैरिस ने कानूनी की पढ़ाई की थी। साल 2003 में हैरिस को सैन फ्रांसिस्को के काउंटी की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के तौर पर चुना गया था। यहां भी उन्होंने अपने शुरुआती राजनीति में कारनामा कर दिया था। उन्हें कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल चुना गया था। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें जिसमें अधीर रंजन का अमित शाह पर हमला। कहा पिछड़े परिवार के घर में भोजन करने का समय है लेकिन हाथरस जाने का नहीं। जी हम बात करें कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर चौधरी ने शुक्रवार को अमित शाह पर हमला बोला। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के पास पश्चिम बंगाल राज्य में पिछड़े समुदाय के सदस्यों के घरों में दोपहर का भोजन करने का समय है, लेकिन उत्तर प्रदेश या अन्य भाजपा शासित राज्यों में जिन पीड़ित दलित परिवारों के घर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने यह बात कृषि विरोधी कानून ट्रैक्टर रैली निकालने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। बता दें पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री ने बंगाल के आदिवासी क्षेत्र के बांकुरा में एक आदिवासी व्यक्ति के घर में जाकर दोपहर का भोजन किया। आदिवासी और पिछड़े समुदाय के प्रभुत्व वाला बांकुरा उन जिलों में से एक है जहां भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों में गहरी पकड़ बनाई थी, जबकि मटुआ पूर्वी बंगाल जो अब बांग्लादेश है वहां के शरणार्थियों का समुदाय है। अधीर रंजन ने कहा कि गृह मंत्री हमेशा पिछड़े समुदाय के सदस्यों के आवासों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन क्या वह हाथरस में दलित महिला के घर जाने का उनके पास समय नहीं था? क्या वह अन्य दलित पीड़ितों के घर गए थे? मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या सहित पार्टी द्वारा शासित विभिन्न राज्यों में दलितों पर हमला का सिलसिला भाजपा को झेलना पड़ा था। रैली में चौधरी ने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी ने अपने शासन वाले राज्यों में आतंक का एक शासनकाल जीत लिया है और दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीन रही है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जिसमें अर्नब गोस्वामी का हाई कोर्ट में दावा। कहा पुलिस ने जूते से मारा, जबरदस्ती पिलाया मुझे पेय पदार्थ। जी हां आपको बता दें कि रिपब्लिक ग्रुप के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर अपनी जमानत याचिका में यातना देने का आरोप लगाया है। अर्नब ने दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें जूते से मारा, पानी तक नहीं पीने दिया। उन्होंने रीढ़ की हड्डी और नस में चोट होने का दावा भी किया है। अर्नब गोस्वामी को 2018 के एक मामले में 2 अन्य लोगों के साथ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अर्नब गोस्वामी ने जमानत याचिका में लगाया आरोप कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस एस शिंदे और MS कार्निक की बेंच द्वारा अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। वेबसाइट और बार और बेंच के अनुसार अर्नब गोस्वामी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गिरफ्तारी के दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें भारी बूट से मारा। उन्हें बाएं हाथ में आधा फुट गहरा निशान पड़ गया है और उन्हें चोट लगी है। उनकी रीढ़ की हड्डी में भी गंभीर चोट आई है। पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त जूते पहनने तक का समय नहीं दिया। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें जो कि यूपी लखनऊ से निकल कर आ रही है कि लखनऊ में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर डीएम ने रोका वेतन। जी हां आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। यहां जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने क्षेत्रीय अधिकारी RK सिंह की सैलरी तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। लखनऊ जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई खतरनाक स्तर तक बढ़ चुके प्रदूषण को रोकने में लापरवाही के मद्देनजर की है। तो वहीं जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय अधिकारी से 2 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शनिवार 7 नवंबर को क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को एक पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि वर्तमान में लखनऊ में प्रदूषण की स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। आपको बार बार निर्देशित किया गया है कि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने हेतु तत्काल प्रभावी कार्रवाई कराएं। बैठकों में लिए गए निर्णयों पर भी अपने द्वारा कोई
कार्रवाई नहीं की गई है। इस हेतु आपको फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु आप द्वारा फील्ड विजिट नहीं किया जा रहा है। साथ ही आपके द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार के प्रवर्तन की कार्रवाई भी नहीं की गई है, जिसके कारण जनपद में प्रदूषण की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। जवाब नहीं दिया तो होगी उनके खिलाफ कार्रवाई। आदेश में आगे लिखा गया है कि अगले आदेशों तक आपका वेतन रोका जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों आप अपने सरकारी दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अगर 2 दिनों तक स्पष्टीकरण नहीं आया तो माना जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है। ऐसे में आपके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें, जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने भावुक होकर कहा कि जब तक कश्मीर को उसका हक नहीं दिलवाता मरूंगा नहीं। जी हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद 1 साल में पहली बार कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साल भर के बाद अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शुक्रवार 6 नवंबर को फारूक अब्दुल्ला भावुक हो गए। फारूक अब्दुल्ला ने भावुक होकर कहा कि मैं तब तक नहीं मरने वाला हूं जब तक कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका संवैधानिक अधिकार नहीं दिलवा देता। उन्होंने कहा मैं अपने लोगों का अधिकार बहाल होने तक मरूंगा नहीं। आपको बता दें, शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं से फारूक अब्दुल्ला ने कहा मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक कि मेरे लोगों के अधिकारों को वापस नहीं दिया जाता। मैं यहाँ लोगों के लिए कुछ करने के लिए ही हूँ और जिस दिन मैं अपना काम पूरा करूंगा मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। फारूक अब्दुल्ला ने इस दौरान केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख के लोगों से बीजेपी झूठे वादे कर रही है। बता दें कि शनिवार 7 नवंबर को गुपकर बैठक घोषणा पत्र की PAGT की बैठक होने वाली है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में मिलिंद सोमन के खिलाफ मामला दर्ज। शेयर की थी न्यूड तस्वीर। जी हां, आपको बता दें कि गोवा पुलिस ने मॉडल और फिटनेस फ्रीक मिलिंद सोमन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने और सोशल मीडिया पर इसका प्रचार करने का आरोप लगा है। सोमन ने 4 नवंबर को इंस्टाग्राम पर अपनी एक न्यूड तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वे गोवा बीच पर भागते हुए दिख रहे थे। उन्होंने तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा था कि मुझे जन्मदिन की बधाई, 55 और दौड़ रहा हूं। ये तस्वीर मिलिंद की पत्नी अंकिता कंवर ने क्लिक की थी। गोवा पुलिस ने मिलिंद सोमन के खिलाफ IPC की धारा 294 और धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, इससे पहले कुछ दिन पहले गोवा पुलिस ने अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार पूनम पांडे को भी अश्लील वीडियो शूट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। तो दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि अगर आप हैं SBI के खाता धारक तो आपके लिए न्यूज बेहद जरूरी है। जी आपको बता दें कि SBI खाता धारकों के लिए एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि नहीं कर पाएंगे नेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन, बैंक ने ट्वीट कर दी है जानकारी। जी हम बात कर रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाता धारकों को अलर्ट किया है। बैंक ने ट्वीट कर सभी खाता धारकों को इसकी जानकारी दी है। बैंक की ये खबर खासकर उन खाता धारकों के लिए है जो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। बैंक ने नेट बैंकिंग यूजर्स को अलर्ट करते हुए कहा कि 8 नवंबर 2020 को बैंक की नेट बैंकिंग सेवा प्रभावित रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खाताधारकों को जानकारी दी है कि नेट बैंकिंग ग्राहकों को ज्यादा बेहतर अनुभव के लिए बैंक अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहा है। बैंकिंग सिस्टम को अपडेट करने के चलते लोगों को इस दौरान नेट बैंकिंग के इस्तेमाल में परेशानी आ सकती है। बैंक ने खाताधारकों को पहले से ही इस बारे में जानकारी दे दी है ताकि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पहले ही इस नेट बैंकिंग से जुड़े कामों को निपटा सके और उनका काम बैंक के नेट बैंकिंग सर्विस प्रभावित होने की वजह से ना रुके। और दोस्तों यहाँ पर अगली खबर में आपको बता दें, जो कि बाबा का ढाबा को वायरल करने वाले यूट्यूबर के खिलाफ FIR, बुजुर्ग की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। जी हम बात करें कि दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित बाबा का ढाबा अब किसी परिचय को मोहताज नहीं है। एक समय ऐसा था जब 80 वर्षीय बाबा का ढाबा वाले बाबा कांता प्रसाद को ग्राहक नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब हालात ये है कि उनके स्टॉल के सामने लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। इन दिनों बाबा का ढाबा एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाया हुआ है।
हालांकि वायरल होने की वजह से इस बाबा की लाचारी नहीं बल्कि उनके नाम पर लाखों रुपए के हेरफेर की है। आपको ज्यादा गौरतलब है कि यूट्यूबर गौरव वासन द्वारा सोशल मीडिया पर बाबा का ढाबा का वीडियो पोस्ट करने के कुछ समय के अंदर ही वायरल हो गया। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से बाबा का ढाबा चलने वाले बुजुर्ग संपत्ति को अपने व्यवसाय में काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था, जिसके चलते उनकी कमाई रुक गई थी। ऐसे में वीडियो वायरल होते ही उनके ढाबे लोगों की भीड़ लग गई और इस दौरान बहुत से लोगों ने ऑनलाइन या कैश पैसे देकर उनकी सहायता की है। हो सकता है कि आपने भी किसी माध्यम से बाबा का ढाबा को डोनेशन दिया हो। 80 वर्षीय बुजुर्ग ने इन पर लगा दिया आरोप। दरअसल अपने वीडियो के माध्यम से बाबा का ढाबा को इंटरनेट पर वायरल करने वाले यूट्यूबर गौरव वासन पर ही कांता प्रसाद ने लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाया है। 80 वर्षीय कांता प्रसाद की शिकायत पर मालवीय नगर पुलिस ने शुक्रवार को गौरव वासन के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद का आरोप है कि यूट्यूबर गौरव वासन ने उनसे संपर्क किया और अपने व्यवसाय को प्रमोट करने के इरादे से उनके साथ एक वीडियो शूट किया। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। आपको बता दें सोने की कीमत में अब 1633 रुपए की उछाल। जानिए दिवाली पर कैसा रहेगा हाल। जी आपको बता दें कि सोने की कीमत में नवंबर महीने में अब तक की तेजी देखने को मिल रही है। फेस्टिव और वेडिंग सीजन का असर सोने के भाव पर पड़ता दिख रहा है। सोने की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। नवंबर के पहले 6 दिनों में सोने की कीमत में 1633 रुपए की तेजी देखने को मिली है। सोना एक बार फिर से तेजी की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें नवंबर में सोने की कीमत में तेजी देखने को मिली है। नवंबर के पहले 6 दिनों में सोना 1633 रुपए ऊपर चढ़ चुका है। सोने की कीमत में लगातार तेजी जारी है। यही बढ़त धनतेरस और दिवाली पर भी जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि दिल्ली में हवा हुई है खराब, कुछ राज्यों में हो सकती है बारिश। जी हम बात कर रहे हैं कि देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इलाकों में शनिवार को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर में कुछ जगहों बारिश हो सकती है। स्काईमेट की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटे में सक्रिय मानसून की स्थिति होगी। ऐसे में तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही भारी बारिश के आसार हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।